Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of inflation, its meaning and types. यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम मुद्रास्फीति, उसका अर्थ और मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं। कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जब लंबे समय तक लगातार सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो उस अवस्था को हम जब मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पर दो तीन शब्द है, उनको समझना जरूरी है। पहले तो ये जो लगातार का बात है ये आवश्यक होती है कि कीमतें जो होती है, मान लीजिए कि 2 दिन बढ़ी, 5 दिन बढ़ी, 1 महीने बढ़ी, उसके बाद में कम होनी शुरू हो जाती है तो उस अवस्था को हम जो वो इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। जब लंबे समय तक कीमतें बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा, ये जो सामान्य कीमत स्तर होता है, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर का अगर आप सामान्य सा अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब होता है सभी वस्तुओं की जो औसत कीमत होती है उसके अंदर जो वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एक दो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई तो उसी को आप जो है इन्फ्लेशन का नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से सामान्य कीमत स्तर जो होता है वो कीमत सूचकांक पर आधारित होता है। तो जब कीमत सूचकांक जो होता है उसमें वृद्धि होती है तो उस अवस्था के अंदर जो है सभी वस्तुओं की कीमतें जो होती है एग्रीगेट रूप से, यानी औसत रूप से वृद्धि दिखाई देती है। हो सकता है कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी हो रही हो, कुछ वस्तुओं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़े कि वो एग्रीगेट जो है वृद्धि को दिखाना शुरू कर दे। तो उस अवस्था के अंदर हम जो है इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। दूसरे शब्दों में साधारण व्यक्ति की भाषा के अंदर हम इन्फ्लेशन को महंगाई भी कहते हैं। महंगाई के अंदर क्या होता है? कीमतें बढ़ती है। तो उसी प्रकार से इन्फ्लेशन के अंदर भी कीमतें बढ़ती है। लेकिन यदि केवल कुछ समय के लिए कीमत स्तर बढ़ता है तो उस स्थिति को हम जो इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन केवल वो अवस्था होती है जिसके अंदर लगातार लंबे समय तक कीमतों में वृद्धि का ट्रेंड दिखाई देता है। मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा का जो मूल्य होता है वो होता है कि मुद्रा की जो एक इकाई होती है उसके बदले में हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसी मुद्रा की एक इकाई से हम कम वस्तु खरीद पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम 10 रुपए के अंदर जो वो 1 किलो टमाटर खरीद पा रहे थे, क्योंकि 10 रुपए किलो टमाटर था। अब टमाटर का मूल्य बढ़ करके 20 रुपए हो गया। तो अब हम उसी 10 के नोट से जो है केवल आधा किलो टमाटर खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रा का मूल्य है ये पहले से आधा हो गया है। पहले यही मुद्रा जो थी वो 1 किलो टमाटर खरीद पा रही थी, अब यही मुद्रा केवल आधा किलो टमाटर खरीद पा रही है। तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य गिर गया है। तो जब कभी भी मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है, तो उस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके आधार पर मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिसमें एक देश की मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। कि एक देश के अंदर जो मुद्रा होती है जब उसका मूल्य लगातार कम हो रहा होता है तो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें बढ़ रही है, और कीमतें बढ़ने का मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले शेपिरो के अनुसार मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि है। कि जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है और तेजी से वृद्धि होती है तो उस अवस्था को शेपिरो ने जो वो मुद्रास्फीति का नाम दिया है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो सैमुअल्सन के अनुसार है। सैमुअल्सन ने कहा है कि मुद्रास्फीति से अभिप्राय उस समय से है जिसमें कीमतें बढ़ रही होती है। तो जब कीमतें बढ़ रही होती है तो उस अवस्था को हम जो है इन्फ्लेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन। अब मुद्रास्फीति के प्रकार, हम मुद्रास्फीति को जो है अनेक आधारों के ऊपर जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो आधार देखते हैं जिसके आधार पर हम जो है इन्फ्लेशन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले केन्ज का दृष्टिकोण, की केन्ज ने जो है किस प्रकार से इन्फ्लेशन को डिवाइड किया, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सरकारी नियंत्रण आधार के आधार पर मुद्रास्फीति, आगे समय के आधार पर मुद्रास्फीति, गति के आधार पर मुद्रास्फीति, क्षेत्र के आधार पर मुद्रास्फीति, और कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार पर मुद्रास्फीति। तो अब हम जो है एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले केन्ज का दृष्टिकोण। तो केन्ज के दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रास्फीति जो वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली मुद्रास्फीति जो है सेमी इन्फ्लेशन, जिसको इन्होंने अर्ध मुद्रास्फीति कहा है,
और दूसरी जो मुद्रास्फीति है वो खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति, जिसको इन्होंने ओपन या फुल इन्फ्लेशन कहा है। तो इन्होंने जो ये मुद्रास्फीति का क्लासिफिकेशन किया है, इन्होंने रोजगार के आधार पर किया है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कौन सी स्थिति में अर्थव्यवस्था है, क्या अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार की स्थिति में है, क्या अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। तो रोजगार की अवस्था के आधार पर जो है केंद्र ने मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटा है, एक तो अर्ध मुद्रास्फीति और दूसरा है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्ध मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार से पहले पाई जाती है, यानी जब अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी होती है तो उस अवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार की स्थिति में संतुलन में होती है। तो उस अवस्था के अंदर जो है जब मांग बढ़ती है अर्थव्यवस्था के अंदर, मांग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो उसके कारण मांग बढ़ेगी। अब जब मांग बढ़ेगी तो इसके कारण कीमतों में वृद्धि होने लगती है। कीमतों में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि जितनी मांग बढ़ती है उसके मुकाबले पूर्ति कम बढ़ पाती है। तो पूर्ति धीरे धीरे बढ़ने की वजह से जो है कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन पूर्ण रोजगार के स्तर जो होता है उससे पहले जब मांग बढ़ती है तो उसके अनुसार पूर्ति भी कुछ हद तक बढ़ पाती है। तो कुछ हद तक बढ़ने का मतलब है कि भी कीमतें तेजी से नहीं बढ़ती बल्कि कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब कीमतों में पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले मांग के बढ़ने के कारण जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है, और इस धीरे धीरे होने वाली वृद्धि को केंद्र ने जो है अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। इसको हम जो अड़चन मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अड़चन मुद्रास्फीति का मतलब है कि किसी भी वजह से वस्तुओं की पूर्ति में दिक्कत आ रही है, पूर्ति बढ़ नहीं पा रही है, वो चाहे कच्चे माल की वजह से हो, वो चाहे मजदूरी में वृद्धि की वजह से हो, या मजदूरों की कमी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। अर्थव्यवस्था के अंदर जो सप्लाई होती है वस्तुओं और सेवाओं की उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, उसकी वजह से मांग के अनुसार पूर्ति न बढ़ने के कारण कीमतों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है, और इस वृद्धि को जो है केंद्र ने सेमी इन्फ्लेशन या अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। नेक्स्ट है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण मांग तो बढ़ेगी, लेकिन मांग बढ़ने के कारण जो है उत्पादन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पहले से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में संतुलन में है। तो ऐसे में उत्पादन न बढ़ने के कारण मांग के बढ़ने पर सारा का सारा जो इफेक्ट है वो कीमतों पर जाता है, और कीमतें जो तेजी से बढ़ने लगती है। तो जब इस प्रकार से पूर्ण रोजगार के बाद में अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी से जो कीमतें बढ़ती है उसको केंद्र ने जो है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति कहा है। इस मुद्रास्फीति को वास्तविक मुद्रास्फीति या निरपेक्ष मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो केंद्र की मुद्रास्फीति दो प्रकार की है। अर्ध मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार से पहले धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि, और खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद कीमतों में तेजी से होने वाली वृद्धि। तो इस चीज को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ओ एक्स एक्स के ऊपर सप्लाई ऑफ मनी ली गई है, ओ वाई के ऊपर आउटपुट और कीमत स्तर लिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग के बढ़ने के कारण कीमत स्तर में भी वृद्धि होती जा रही है। कि ओ क्यू जब ओ क्यू जब मुद्रा की पूर्ति होती है तो उसके कारण जो कीमत स्तर है वो ओ क्यू ए हो जाता है। तो क्यू ए कीमत स्तर है। इसके बाद जब और मांग बढ़ती है तो धीरे धीरे कीमतें बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्यू एफ जो है वो पूर्ण रोजगार का स्तर है। कि इसके बाद ये सप्लाई का जो आउटपुट का वो कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद आउटपुट जो वो नहीं बढ़ पाता। ये देखिएगा आउटपुट वाली लाइन है वो ओ एक्स के समानांतर होगी, जो ये दिखाती है कि अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर जो है वो आउटपुट में कोई वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा था पूर्ण। तो ये क्या है? सेमी इन्फ्लेशन है। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले यानी अल्प रोजगार की अवस्था के अंदर जब मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ने के साथ साथ थोड़े थोड़े जो वस्तुओं का उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कीमतें तेजी से नहीं बढ़ पाती। लेकिन जब पूर्ण रोजगार की अवस्था आ जाती है यानी क्यू एफ पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण तेजी से कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो ये जो लाइन है ये प्राइस लाइन है, जो यहाँ इसके बाद एफ बिंदु के बाद में आप देखिएगा प्राइस लाइन जो वो अचानक तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जो इस बात का संकेत है कीमतें तेजी से बढ़ रही है, और ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में फुल इन्फ्लेशन की स्थिति को दिखाती है। नेक्स्ट इसके बाद है सरकारी नियंत्रण के आधार पर मुद्रास्फीति। सरकार का जो अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण या कीमतों के ऊपर नियंत्रण है उसके आधार पर मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खुली मुद्रास्फीति और दूसरा है दबी हुई मुद्रास्फीति। तो खुली मुद्रास्फीति क्या होती है? कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती है, कीमतें बढ़ने लगती है किसी भी वजह से बढ़े चाहे,
तो सरकार जो उसको नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। यानी सरकार ने कीमतों को खुला छोड़ रखा है, कीमतों के अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जितना चाहे कीमतें बढ़ सकती है, कीमतें मांग और पूर्ति की जो इंटरेक्शन है, अंतरक्रिया, उसके अनुसार अपने आप जो आगे बढ़ती रहती है। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर मांग कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी। लेकिन सरकार जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती, तो उस अवस्था को जो है वो खुली मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती, मुद्रास्फीति को ढीला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, जो उसकी चाल है उसके हिसाब से उसको चलने दिया जाता है, तो उस अवस्था को जो है वो खुली मुद्रास्फीति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है दबी हुई मुद्रास्फीति। दबी हुई का मतलब क्या? मुद्रास्फीति तो है लेकिन उसको दबा दिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है। तो अब ये रोकने का कार्य का मतलब क्या है कि कीमतों को कब बढ़ने से रोका जाएगा? तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होती है और सरकार उसको नियंत्रित करती है। सरकार के लिए नियंत्रित करने का तरीका क्या है? राशनिंग कर दी, क्योंकि कीमतें बढ़ने का जो एक कारण होता है कि मांग का ज़्यादा बढ़ना। तो जब मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार राशनिंग कर देती कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में वस्तु दी जाएगी, तो उसके कारण मांग जो उस वस्तु से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती। तो ऐसे में जो होता है कीमत स्तर नियंत्रित होता है। दूसरा, सरकार जो होती है वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना शुरू कर देती है कि जो अगर कीमतें बहुत अधिक बढ़ने लगती है तो सरकार जो है कि उनका मैक्सिमम प्राइस निर्धारित कर देती है कि आप अधिकतम इस वस्तु की इतनी कीमत ले सकते हो। जैसे पहले भारत के अंदर जो दालें थी वो 250-300 रुपये किलो हो गई थी, तो उसमें भारत ने जो है दालों की कीमत 120 रुपये के आसपास तय कर दी थी कि दुकानदार जो है 120 रुपये से फालतू दाल को नहीं बेचेगा। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है कीमत नियंत्रण के माध्यम से, राशनिंग के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। तो उस अवस्था को हम जो दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति जिस वजह से पैदा हुई थी वो वजह दूर नहीं हुई है, वो वजह अपनी जगह पर अभी भी कायम है, लेकिन सरकार ने जानबूझ करके कीमतों को दबा रखा है। अब ऐसे में आगे क्या होता है? लेकिन ये कीमत तब तक कम रहती है जब तक इन पर सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि अभी भी मुद्रास्फीति के कारण एज इट इज है। जिस वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी वो कारण वैसे के वैसे है। तो जब तक सरकार ने उसको दबा करके रखा है तब तक तो कीमतें नियंत्रण में हैं। लेकिन जैसे ही सरकार इस पर से अपना नियंत्रण छोड़ती है, सरकार अपने नियंत्रण में ढील देती है, वैसे ही अचानक जो है कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगती है। और एक बार अगर ये नियंत्रण से बाहर होती है तो फिर उसको जो है नियंत्रण में करना काफ़ी मुश्किल होता है कि कीमतें जो होती है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति जो होती है उसको हम दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और दबी हुई मुद्रास्फीति जो काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि सरकार जो होती है किसी भी जो के वस्तु की कीमत होती है, वस्तुओं की कीमतें होती है, उनको एक सीमा तक ही जो है नियंत्रित कर सकती है। उसके बाद सरकार के बस की बात भी नहीं रहती। और ओरिजिन जो था उस मुद्रास्फीति का उसको सरकार ठीक नहीं कर पाई। उस वजह से जैसे ही नियंत्रण सरकार का छूटता है वैसे ही कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। तो इस सिचुएशन को हम जो है दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है समय के आधार पर मुद्रास्फीति। तो समय के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, युद्धकालीन मुद्रास्फीति। दूसरी जो मुद्रास्फीति है वो युद्धोत्तर मुद्रास्फीति, यानी कि युद्ध हो गया उसके बाद मुद्रास्फीति। और तीसरा जो है शांतिकालीन मुद्रास्फीति, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की कोई जो है वो विषम परिस्थिति नहीं है, ना गृह युद्ध है ना बाहरी युद्ध है, तो उस अवस्था में मुद्रास्फीति। तो ये जो मुद्रास्फीति होती है वो अलग अलग वजह से होती है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस किस वजह से जो ये स्थिति है वो पैदा होती है। तो सबसे पहले युद्ध काल के अंदर जो मुद्रास्फीति होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं, युद्धकालीन मुद्रास्फीति। अब युद्ध काल की अवस्था के अंदर हमें पता होता है कि सरकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार को बहुत अधिक युद्ध सामग्री के ऊपर व्यय करना पड़ता है। अब सरकार युद्ध सामग्री के ऊपर बहुत अधिक व्यय करती है, तो उस वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगती है। और जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी वैसे जो है कि मांग बढ़ने लगती है वस्तुओं और सेवाओं की। एक तरफ तो उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि ज़्यादातर वस्तुएं और सेवाएं जो थी वो सरकार ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद खरीद ली है। जैसे मान लीजिए कपड़े की बात है तो कपड़ा सैनिकों के लिए खरीदा जा रहा है, टेंट के लिए, उनके ड्रेसेज के लिए या अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाओं के लिए, या खाने पीने की वस्तुएं हैं तो पहले जो है सेना को जो है रसद उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस प्रकार से एक तरफ तो मांग बढ़ती है, दूसरी तरफ वस्तुओं की पूर्ति जो होती है वो कम रह जाती है उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुओं की जो मांग होती है वो सरकार के द्वारा खरीद ली जाती है। तो इस वजह से कीमतें बढ़ने लगती है। तीसरी जो इसकी वजह होती है कि युद्ध काल के दौरान जो पहले साधन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में लगे हुए थे, अब उन साधनों को जो है
युद्धकालीन वस्तुओं के उत्पादन में लगा दिया गया है। जिन फैक्ट्रियों में पहले जो है उपभोक्ता वस्तुएं बनती थी, उन फैक्ट्रियों के अंदर अब आयुध सामग्री बनानी शुरू कर दी है। तो इससे जो है वस्तुओं के और सेवाओं की जो पूर्ति है वो कम होती है, और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम होने की वजह से कीमतें बढ़ने लगती है। इसके अलावा जब युद्ध की स्थिति होती है तो जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि भी ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, इसलिए जनता पहले से ही अपने लिए खाने पीने की वस्तुओं के लिए पर्याप्त स्टॉक करना शुरू कर देती है। और पर्याप्त स्टॉक करने का मतलब ये कि अचानक से जो वस्तुओं की और सेवाओं की जो मांग है वो बढ़ने लगती है, तो इस वजह से जो होता है अचानक जो है कीमतों में उछाल आता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस स्थिति में जो कीमतें बढ़ती है उसको हम जो है युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो युद्ध की सिचुएशन की वजह से जो कीमतों में वृद्धि होती है उसे युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है युद्धोत्तर मुद्रास्फीति। एक देश युद्ध के अंदर गया, युद्ध के अंदर जब वो गया तो एक समय के बाद में जो युद्ध समाप्त हुआ। अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी एक देश के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होती है, वो किस वजह से होती है वो देखिए। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर भारी विनाश होता है, सड़कें नष्ट हो जाती है, पुल नष्ट हो जाते हैं, जो इमारतें होती है वो खत्म हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को दोबारा से जो है निर्माण के ऊपर व्यय करना पड़ता है। तो जब सरकार पुनर्निर्माण की अवस्था से गुजरती है, एक देश के अंदर पुनर्निर्माण होता है, तो उसके कारण बहुत अधिक व्यय सरकार को करना पड़ता है, और उस व्यय के कारण लोगों के पास में मुद्रा अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। और जब मुद्रा अधिक मात्रा में पहुंचती है तो उसके कारण जो होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स काफी अधिक मात्रा में बढ़ा दिए थे। अब जैसे युद्ध खत्म हो गया, सरकार ने धीरे धीरे जो टैक्स को कम कर दिया, और जब सरकार ने टैक्स कम किया तो उसके वजह से लोगों के पास में मुद्रा जो थी, डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप बोलते हैं, जो प्रयोज्य आय थी, जिसको एक व्यक्ति जो है अपने उपभोग पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो जब एक व्यक्ति के पास में टैक्स कम करने के कारण आय बढ़ती है, तो आय के बढ़ने के कारण जो है मांग बढ़ी, और मांग के बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान सरकार ने पब्लिक से ऋण लिया आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो सरकार ने ऋणों की वापसी करनी शुरू कर दी, तो उसके कारण भी जनता के पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, और मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से युद्ध के बाद के अंदर जो है पुनर्निर्माण के कारण, कर कम करने के कारण, या ऋणों का भुगतान सरकार द्वारा करने की वजह से लोगों के पास में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है, और मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतों में उछाल आना शुरू होता है। तो इसको हम जो युद्धोत्तर मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद है शांतिकालीन मुद्रास्फीति, कि जब एक देश के अंदर शांति की अवस्था होती है, यानी किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है, तो उस दौरान भी कीमतें बढ़ने लगती है। उस दौरान जो अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार जो होती है अनेक प्रकार के विकास के कार्यों पर व्यय करती है। तो विकासात्मक व्यय में वृद्धि के कारण लोगों की आय बढ़ती है, लोगों के पास मुद्रा बढ़ेगी, और मुद्रा बढ़ने से कीमतें बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से सरकार जो है नियोजन की व्यवस्था प्रणाली अपनाती है। तो नियोजन के दौरान भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती है, और उन योजनाओं के ऊपर जो है क्रमबद्ध तरीके से निवेश किया जाता है, व्यय किया जाता है। तो उसके कारण भी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा का प्रसार होता है, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने या मुद्रा का प्रसार होने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर में भी वृद्धि होने लगती है। तो इसके कारण भी जो है शांति काल में जो है मुद्रास्फीति आती है। इसी प्रकार सरकार जो होती है घाटे की वित्त व्यवस्था अपना सकती है। घाटे की वित्त व्यवस्था वो अवस्था होती है जिसके अंदर सरकार का जो व्यय होता है उसकी इनकम से ज़्यादा होता है, और उस अधिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार जो है नए नोट छपवाती है। और जब सरकार नए नोटों की छपाई करती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके अंदर जो है कीमतें बढ़ने लगती है, तो इसको हम जो है शांतिकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद है गति के आधार पर मुद्रास्फीति, कि एक देश के अंदर इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, उसके आधार पर हम जो है मुद्रास्फीति को जो वो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, और चौथा है सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो पहली जो है क्रीपिंग, यानी धीरे धीरे रेंगना, उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद रनिंग, और उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे एक बच्चा है, शुरू में रेंगना शुरू करता है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसके बाद वो चलना शुरू होता है तो उसकी जो है
चलने की गति थोड़ी तेज हो जाती है, और उसके बाद जो बच्चा है दौड़ना शुरू होता है तो बहुत अधिक तेजी से दौड़ता है, और उसके बाद तो वो मिल्खा सिंह बन जाता है, पीटी उषा बन जाती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको हम सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो क्या होता है प्रत्येक के अंदर। पहला, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब कीमत स्तर में काफ़ी धीरे धीरे वृद्धि होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें जो दशकीय जो वृद्धि होती है वो 2 से 3% तक होती है। तो इस अवस्था के अंदर जो होती है कीमत स्तर जो होता है वो एक देश के लिए जो है वो तो फायदेमंद होता है। फायदेमंद होने का मतलब ये है कि एक देश के अंदर जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो उस अवस्था के अंदर जो है वो एक देश के अंदर जो है वो लाभ बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कीमत बढ़ने का मतलब है कि जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, और जब उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो उसके कारण वो और ज़्यादा निवेश करते हैं, और जब और ज़्यादा निवेश करते हैं तो उसके कारण एक तरफ आउटपुट बढ़ेगा, दूसरी तरफ लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो इसके कारण एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है विकास का जो है उसमें वृद्धि होती है। तो ये 2 या 3% तक की जो वृद्धि होती है उस कीमत वृद्धि को जो है एक देश के लिए जो है अच्छा माना जाता है। तो रेंगती इन्फ्लेशन जो होती है वो सही होती है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रेंगती हुई इन्फ्लेशन है अगर उसको नियंत्रित ना किया जाए तो एक समय के बाद में ये जो है भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है उसको शुरू से ही जो है नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए, नहीं तो बाद में आगे चल करके ये जो है धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब कीमत स्तर में थोड़ी तेजी से वृद्धि होने लगती है तो उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अंदर जो दशकीय वृद्धि होती है वो 30 से 40% तक रहती है। तो जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर 30 से 40% तक की दशकीय वृद्धि होती है तो उसे हम जो चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये चलती हुई मुद्रास्फीति जो होती है एक अर्थव्यवस्था के लिए बदतर सिचुएशन की ओर संकेत करती है कि आने वाले समय के अंदर एक देश के अंदर जो वो संकट आने वाला है। आगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब कीमत स्तर में काफ़ी तेजी से वृद्धि होने लगती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अंदर कीमत स्तर में 80 से 100% तक की वृद्धि होती है। तो इसका जो होता है वो निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले जो रोटी होती है, निवाला होता है, वो कीमत बढ़ने के कारण निर्धन वर्ग के थाली में से गायब होगा, और उसके बाद में भी अगर कीमतें बढ़ती रहती है तो जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के लिए जो है अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण जो होता है वो इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो बढ़ती हुई कीमतें होती है व्यक्ति की बचत को खा जाती है। तो कीमतें बढ़ने लगती है उसके कारण व्यक्ति की बचत भी कम होगी, क्योंकि अब उसका उपभोग व्यय बढ़ जाता है, और उसके कारण निवेश में भी कमी होती है। और जब एक देश के अंदर निवेश में कमी होती है तो उससे वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में भी कमी होगी, और जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम होगी तो उसके कारण जो है और ज़्यादा कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति जो होती है वो धीरे धीरे और ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको आप बोलते हैं। जब कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगती है, यानी एक अप्रत्याशित और एक अनुमान से भी ज़्यादा जब कीमतें बढ़ने लगती है तो उसको हम सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें कीमत वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। कई बार तो ये कीमत वृद्धि जो होती है कई लाख गुना भी हो सकती है। अब जब हम कई लाख गुना की बात करते हैं तो हैरानी होती है कि ऐसा भी कभी हुआ है क्या, या हो सकता है क्या। 1923 के अंदर, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में युद्धोत्तर जो मुद्रास्फीति आई थी, उसके बाद में देखने में मिला था कि जर्मनी के अंदर जो था 1 साल के अंदर ही कीमतों के अंदर 10 लाख गुना ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। यानी पहले जो 1 लाख रुपए की वस्तु थी वो जो है 1 साल के अंदर ही जर्मनी के अंदर 10 लाख रुपए में मिलने लगी थी। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है जिसके अंदर मुद्रास्फीति जो एक राक्षस के रूप में बढ़ने लगती है, उस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम जो है वो सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद है अक्षेत्र के आधार पर मुद्रास्फीति की जो मुद्रास्फीति उसका फैलाव जो है किस एरिया में है उसके अनुसार जो है मुद्रास्फीति को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अक्षेत्रीय या विकिरण मुद्रास्फीति, और दूसरा जो है वो है व्यापक मुद्रास्फीति। तो पहले आप क्षेत्रीय या विकिरण मुद्रास्फीति को देखते हैं कि जब मुद्रास्फीति जो है केवल कुछ ही क्षेत्रों में होती है, कुछ ही भागों में होती है देश के, तो उसे हम जो है अक्षेत्रीय या विकिरण मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे केवल दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ना, केवल बम्बई के अंदर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होना,
या किसी अन्य वस्तु की केवल किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जब कीमत वृद्धि होती है तो उसको हम अक्षेत्रीय विकिरण कीमत वृद्धि कहते हैं। या कई बार ये होता है कि भी किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जैसे पूरे देश के अंदर केवल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होना, केवल पूरे देश में प्याज की कीमत में वृद्धि होना। तो सभी वस्तुओं में कीमतों में वृद्धि नहीं होती और सभी क्षेत्रों में कीमत वृद्धि नहीं होती, तो उस अवस्था को हम अक्षेत्रीय या विकिरण मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद है व्यापक मुद्रास्फीति। जब एक देश के सभी क्षेत्रों में सभी वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है तो उसे हम जो व्यापक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब ये स्थिति होती है कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, सभी सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है और ये जो कीमत स्तर में वृद्धि होती है किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में इसका फैलाव होता है, तो उसे जो है व्यापक मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार पर मुद्रास्फीति की कीमतों में वृद्धि जो किस वजह से हो रही है उसके आधार पर जो मुद्रास्फीति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा है लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति, दूसरा है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति और नेक्स्ट है मुद्रा गतिरोध मुद्रास्फीति जिसको आप स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो पहले आप देखते हैं कि कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार के ऊपर जो मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो प्राइस बढ़ेगा वो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, ना कि डिमांड के बढ़ने की वजह से। तो जब मजदूर संघ काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, उनमें काफ़ी एकता होती है, उनकी यूनियन मजबूत होती है, तो ऐसे में वो जो होती है अपनी मजदूरी बढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब मजदूरी बिना उत्पादकता के बढ़ती है, जैसे मान लीजिए पहले एक मजदूर को 200 रुपये दिए जा रहे थे और वो मजदूर 10 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा था। अब मजदूर को हमने जो है 400 रुपये मजदूरी देनी शुरू कर दी और मजदूर ने अगर 20 वस्तुओं का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो ऐसे में कीमत नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले देखिए प्रति वस्तु उसकी मजदूरी की लागत कितनी थी? 20 रुपये थी। अब भी मजदूरी की लागत कितनी है? 20 रुपये ही है। तो ऐसे में अगर मजदूरी बढ़ाई जाती है और मजदूरी बढ़ाने के साथ साथ मजदूरों की उत्पादकता भी बढ़ती है तो कीमतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मजदूर यूनियन मजदूरी तो बढ़वा लेती है लेकिन मजदूरों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती तो उसके कारण लागत बढ़ती है और लागत के बढ़ने के कारण जो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको जो है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है, जब मजदूरी की दर में वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति कि कोई भी जो फर्म होती है वो फर्म जो होती है एक प्रकार से अपने लिए लाभ की मात्रा को डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए पहले एक फर्म ने कहा कि मार्कअप जो लाभ की मात्रा है वो 10% है और इसको अपन मार्कअप प्राइस भी बोलते हैं। मार्कअप प्राइस का मतलब होता है जो लागत होती है उस लागत से कितनी ऊपर कीमत तय की जाती है। तो उन्होंने कहा कि 10% हम जो है कीमत तय करते हैं। अब फर्म ने ये कहा कि मैं जो है 20% जो है लाभ लूंगी या मार्कअप प्राइस जो है वो 10% की बजाय जो है 20% होगा, तो उसके कारण जो है कीमत स्तर के अंदर जो 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उसको लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति कि जब फर्में जो होती है अपना लाभ बढ़ाने के लिए कीमतों को बढ़ा देती है या अपने मार्कअप प्राइस जो होती है उसको ऊंचा कर देती है तो उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ने लगती है, तो इसको हम जो लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। ये जो है सरकार के द्वारा जो है मुद्रास्फीति पैदा होती है कि जब सरकार की जो आय होती है वो कम होती है और सरकार व्यय अधिक कर देती है। अब इस अधिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार जो है नए नोट छपवाती है या नई मुद्रा जारी करती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ने के कारण जो अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो जब कभी भी सरकार जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है तो उसके कारण जो कीमत वृद्धि होती है उसे जो है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है गतिरोध मुद्रास्फीति। ये जो है एक नई प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली थी 1970 में। वैसे तो देखिए जब कभी भी कीमत बढ़ती है तो उसके कारण जो है रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने के कारण प्रॉफिट बढ़ती है। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके कारण जो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 1970 के अंदर एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही थी लेकिन दूसरी तरफ जो है रोजगार में कमी हो रही थी, यानी बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो ये किस वजह से था?
ये जो एक अलग प्रकार की जो है इन्फ्लेशन थी, जिसको स्टैगफ्लेशन का नाम दिया गया, कि एक तरफ तो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की स्थिति है, कि मांग कम हो रही है, मांग कम होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो है कीमतें बढ़ रही थी। अदरवाइज तो क्या होना चाहिए था, मांग कम हो रही तो कीमतें कम होनी चाहिए थी। तो इसके पीछे कारण था कि जो लागत थी वो बढ़ रही थी, तो कीमतें तो बढ़ रही थी, लागत बढ़ने की वजह से जब लागत बढ़ गई तो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कीमत तो बढ़ गई। जब प्रॉफिट नहीं बढ़े तो लोगों ने नया निवेश नहीं किया, उसकी वजह से जब बेरोजगारी फैल गई, तो इस प्रकार की स्थिति को जो है गतिरोध मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसके अंदर जो है वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ने के कारण जो है सप्लाई कम होने लगती है, और लागत बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जब उत्पादन कम होगा तो उसके कारण एक तरफ बेरोजगारी फैलेगी और दूसरी तरफ कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अब हम मूल्यांकन देख वाला हिस्सा डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक किया वो कितना कुछ समझ में आया है। वो आप जो है इन क्वेश्चन के जवाब दोगे तो पता चलेगा। पहला, मुद्रास्फीति क्या होती है। नेक्स्ट है, अर्ध मुद्रास्फीति क्या होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति देश के लिए लाभदायक क्यों होती है। गतिरोध मुद्रास्फीति क्या होती है। मार्क अप मुद्रास्फीति क्या होती है, और दबी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है। व्यापक और क्षेत्रीय मुद्रास्फीति क्या होती है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।